नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा में विकास को लेकर तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। अफगानिस्तान से सिखों को वापस लाने के लिए प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। तो सिख समाज के एक डेलीगेशन ने विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सुरक्षित भारत पहुंचाए जाने पर मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिख समाज का मान बढ़ाया है। विधानसभा में सीएम कार्यालय में पहली बार अरदास संपन्न की गई और प्रसाद बांटा गया। वहीं सिख समाज के लोगों ने इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को शाल और कृपाण भी भेंट किया। करने के लिए आए हैं क्योंकि जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित इंडिया लाए गए और जो सिख संगत थी उनको भी सुरक्षित इंडिया लाए हैं, उसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों वो प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर गए थे। हाल ही में गोदियाल रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के दौरे से वापस लौटे हैं और पिछले दिनों कुमाऊं के भी कई हिस्सों में वो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। गोदियाल ने कहा कि हर जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश की आम जनता भी कांग्रेस की ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रही है। गणेश गोदियाल ने दावा किया कि 2022 में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। आम लोगों में भी कांग्रेस के प्रति जो जिज्ञासा है और जो आशा के भाव से, जो उम्मीद के भाव से कांग्रेस की तरफ आम मतदाता, आम नागरिक देख रहा है, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है। तो इस दौरे से मैं काफ़ी उत्साहित हूँ कि सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि प्रत्येक, चाहे गढ़वाल मंडल हो, कुमाऊं मंडल हो, कुमाऊं का तराई वाला भाग हो, गढ़वाल का नीचे प्लेन वाला भाग हो, हर तरफ कांग्रेस के लिए एक विशेष जोश खरोश लोगों में देखा जा रहा है। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शुभम, कांग्रेस की जीत का दावा किया है गणेश गोदियाल ने, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लगातार कांग्रेस पार्टी 2022 की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी का कहना है कि इस बार 2022 में जो है निश्चित उनकी सरकार बनेगी, और जिस तरीके से वो लगातार क्षेत्र दौरे भ्रमण करे, चाहे उत्तरकाशी की करूँ, चाहे रुद्रप्रयाग की करूँ, चाहे चमोली की करूँ, तो लगातार पहाड़ी जिलों में अपना जो है दौरा करते जा रहे हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं वो देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस के, इस बार सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके का जोश और उत्साह है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आने वाले आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सत्ता बनाने वाली है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम। उत्तराखंड विधानसभा में विकास को लेकर विधानसभा में विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राज्य के विकास के रोड मैप को लेकर अपने अपने विचार रखे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और बिजली जैसे अहम मुद्दों को लेकर विधायकों के द्वारा सदन के भीतर सुझाव दिए गए, जिन सुझावों पर सरकार ने भी अमल करने का आश्वासन दिया। वहीं सदन के दौरान अधिकांश विधायकों ने कृषि के समायोजित विकास को लेकर अपने सुझाव दिए। विपक्ष की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष करण माहर ने सरकार को कई अहम सुझाव दिए। करण
माहरा ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बागवानी को बड़े स्तर पर विकसित किया गया है, तो क्यों ना उत्तराखंड में भी बागवानी को विकसित करके कृषि और उद्यान को बढ़ावा दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि दुनिया भर में सतत विकास को लेकर गहनता से विचार किया जा रहा है और इसी उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड के विकास को लेकर भी सदन में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी सुझाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आए हैं उन पर विचार किया जाएगा। इनका रेखांकन हो और उसकी जो दिक्कतें आने वाली उनके सॉल्यूशन निकले, तो इन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी तरीके से मत्स्य में आपने जैसे हिमाचल में कहा, वहाँ ट्रॉट मछली का बहुतायत में उत्पादन होता है। हमारा धारचूला का सेट, हमारा चौकुड़ी का क्षेत्र, हमारा जहाँ हमारी कोटगाड़ी की माई रहती है, उस क्षेत्र में अगर आप 12 माह जाएंगे तो काफ़ी पानी है और ठंड भी है, तो वहाँ ट्रॉट मछली का उत्पादन हो सकता है। और हमारी जो एरिया है, भौगोलिक एरिया जो है, वो हिमाचल की उस एरिया से जहाँ ट्रॉट उत्पादन होता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो हम ट्रॉट उत्पादन में दुनिया में और देश में सबसे पहले नंबर पर आ सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जो नीली क्रांति है वो खाली कागजों तक ना हो। मैं देखता हूँ जिले को 5,000, 20,000, 50,000 का बजट मिलता है, उससे कोई मत्स्य पालन में फायदा नहीं हो सकता। जब तक हम प्रोफेशनल ढंग से हम अपनी योजना को आगे ना बढ़ाएं तब तक नहीं हो सकता। चलने वाला कार्यक्रम है, एक आज काम होगा, कल 2 और नए काम खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक मूलभूत तरीके से हम जागरूक करें लोगों को, इसके लिए सदन में ये चर्चा हुई है। और मेरा सबसे कहा है कि ये सदन में ही चर्चा नहीं करनी है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में जाके वहाँ के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला मोर्चा, ये महिला समूह, युवती मंगल दल, युवक मंगल दल, सबको साथ लेके उनको जागरूक करें और उनके माध्यम से हम क्षेत्र में जाएं, तो निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन होगा और प्रदेश बहुत। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील नजर आ रही है। प्रदेश में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी है। वहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने टेस्टिंग अनिवार्य की है, लेकिन काफी समय से टेस्टिंग के मामलों में हीला हवाली की जा रही है। खुद संस्था के संचालक ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से आशा रोडी चेक पोस्ट पर टेस्टिंग में लापरवाही की जा रही है। आशा रोडी चेक पोस्ट पे हमारी ही टीम बैठी है। वहाँ पे 8 जून से कंटिन्यू वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अभी ये 1 वीक से गाड़ियाँ डाइवर्ट नहीं की जा रही हैं कोविड टेस्टिंग के लिए, वो डायरेक्ट ही सीधी निकाली जा रही हैं। और जो हमारी टेस्टिंग 2800, 2900, 3000 हुआ करती आशा रोडी की, आज वो 100, 150, 250 मैक्सिमम है। मतलब कोई भी गाड़ियाँ अंदर टेस्टिंग के लिए नहीं भेजी जा रही हैं, वो सीधी ही सिटी के अंदर करी जा रही हैं। न कोई बस आ रही है वहाँ पे, न कोई गाड़ी आ रही है। तो जहां कोरोना के मामलों को लेकर सरकार संवेदनशील गंभीर बनी हुई है, वहीं प्रशासन किस तरीके से लापरवाही बरत रहा है। शुभम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी पकड़ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दो जिस तरीके से लगातार अब कोरोना के मामलों में कई हमारे देश के कई राज्यों में जो है मामले बढ़ते दिख रहे हैं, उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी कहीं ना कहीं सतर्क दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बात करूं टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग, एंटीजन टेस्टिंग की जो जहाँ बॉर्डर है, बॉर्डरों पर लगातार इसकी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब रिपोर्ट की जाँच की बात की जाए तो जो भी व्यक्ति है बिना नेगेटिव कोविड रिपोर्ट के बिना जो है जल्दी से बॉर्डर से अंदर एंट्री नहीं होने दे रही है। साथ ही साथ लगातार मास्क और सैनिटाइजर को लेते हुए भी जो है यहाँ पे जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। जी शुभम, क्योंकि इससे पहले भी जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो काफी भारी संख्या में, भारी तादाद में पर्यटक जो है वो उत्तराखंड का रुख करते हैं, उत्तराखंड घूमने फिरने जाते हैं। इससे पहले भी जो कोरोना के मामले देखे गए उत्तराखंड में, वो बाहर से आए लोगों के द्वारा ही कोविड जो था वो फैला पहाड़ी नगरी में। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही एक बार फिर से प्रशासन दिखा रहा है, कहीं ना कहीं बेहद भारी पड़ सकती है लापरवाही।
बता दूं आपको, जिस तरीके से बात अगर पर्यटक लगातार पर्यटक नगरियों में आता जा रहा है, चाहे बात करूं नैनीताल की, चाहे बात करूं मसूरी की, या अन्य किसी पर्यटक राज्य की, अपने राज्य की बात करूं, तो लगातार पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की जांच होनी चाहिए और जांच कहीं नहीं नजर आ रही है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए कोविड रिपोर्ट की जो है जांच है ये बॉर्डर पे कर दी जाए, लेकिन जब लोग मसूरी में आ रहे हैं, क्योंकि कई रास्ते हैं उत्तराखंड में बॉर्डर का एंटर करने के लिए, चाहे वो मसूरी की बात करूं चाहे नैनीताल की, तो जो अपने क्षेत्र है वो क्षेत्रों के खाली बॉर्डरों पे चेकिंग चल रही है, लेकिन जो अंदर जो मसूरी हो चाहे पर्यटक यदि नैनीताल हो, तो अंदर के बीच में बात करो तो कहीं भी ऐसी कोई जांच नहीं चल रही है, जो आने वाले समय पे बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कोरोना के मामलों को बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम। वहीं कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने आरोप लगाया कि भाजपा के साथ साथ उनकी पार्टी के नेता उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। रमोला ने बताया कि उनके बढ़ते जनाधार को देखते हुए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने साजिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। कि मैं जनसेवा के लिए लगातार पिछले कई वर्षों से जुड़ा हूं और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति एक भी आरोप मेरे ऊपर सिद्ध करके दिखा दे, कोई गलत काम का आरोप सिद्ध करके दिखा दे, किसी के साथ उत्पीड़न का आरोप सिद्ध करके दिखा दे, किसी भी तरह का आरोप मेरे पे सिद्ध करके दिखा दे, उस दिन मैं ये राजनीति से भी संन्यास ले लूँगा, मैं ऋषिकेश से भी संन्यास ले लूँगा। अगर इस तरह का आरोप कोई मुझ पे सिद्ध करता है, कहीं ना कहीं हमारी बढ़ती हुई जनाधार को देखते हुए, बढ़ते हुए लोग समर्पण को देखते हुए, बढ़ते हुए जनभावना को देखते हुए ये सब लोग द्वेष भावना, ज्वेलसी की भावना के तहत इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हो सकता है इससे आगे ये और भी षड्यंत्र रचें, कई तरह के षड्यंत्र रचने का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ परमात्मा है और सच की हमेशा जीत होती है। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। और क्योंकि सरकार में शामिल लोग जिस तरह से पूर्व में भी मेरे पे भी, दीपक जाटव जी पे भी और हमारे और अन्य कांग्रेस साथियों पर जिस तरह से द्वेष भावना में मुकदमे दर्ज कराते हैं, हो सकता है आगे भी इस तरह से मुकदमे, झूठे मुकदमे हम लोगों पर दर्ज कराने का काम कर सकते हैं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं। हमको कानून पर विश्वास है। कानून ने बताया कि कानून हमेशा सच के साथ होता है और सच की हमेशा जीत होती है। नहीं, ये चुनावी भय जिसके अंदर है वो इस तरह की हरकतें करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ज़मीन का सेवक हूँ और हम सब लोग पार्टी के सिपाही हैं, हम सब लोग पार्टी के आदेशों पर काम करते आ रहे हैं, ज़मीन पे काम करते रहेंगे। जो भी जनादेश जनता का होगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन जलने वाले जलते रह जाएंगे, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रह जाएंगे और सत्य की हमेशा। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली में भी रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीपलकोटी, मठ, बेमरू, सिउड़ आदि के गांव के आवागमन के लिए ग्रामीणों द्वारा बनाया गया लकड़ी का पुल भारी बारिश के कारण बह गया। वहीं सिउड़ की ग्राम प्रधान मनोरमा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा ग्रामीणों के लिए अस्थायी पुल बनाया गया था, जो भारी बारिश के कारण बह गया। जिला आपदा कंट्रोल रूम को जानकारी दे दी गई है। गांव को जोड़ने वाला पैदल संपर्क मार्ग भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत सूरकाल लुधाओं गदेरे में कल रात के बारिश के कारण टेम्परेरी पुल जो बना था वो भी ढह चुका है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही की बड़ी दिक्कतें आ रही है। हम हर साल जो है इस तरह की लकड़ी का पुल लगाते हैं और वो बार बार ढह जाता है, जिसके कारण गांव वालों को बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ये मोटर पुल का जो है निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को हर साल इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, मैं अरुण राणा ग्राम पंचायत सूर से आपको बता दूं, पिछले जो 31 जुलाई को बारिश फटने से यहाँ पे जो लकड़ी का पुल था वो बह गया था। फिर से प्रशासन को सूचित करने के बावजूद यहाँ पे फिर से लकड़ी का पुल बनाया गया था, लेकिन वो कल रात के भारी बारिश से वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। और इस तरह की समस्या, इस तरह का जो स्थिति है, ये ग्रामीणों को हर वर्ष बरसातों में देखना पड़ता है। और इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि अब इस तरह की लकड़ी का पुल से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे जल्द से जल्द मोटर पुल का निर्माण का कार्य शुरू करें और शासन प्रशासन लगातार ग्रामीणों की जो समस्या है।
पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश, भूस्खलन, नदियों का बढ़ता जलस्तर, टूटती सड़कें, बहते पुल 2013 में आई भीषण आपदा की याद दिलाती है। एक बार फिर से मसूरी देहरादून रोड पर गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन होने से काफी लंबा जाम लग गया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के वाहन भी फंसे रहे। लगातार मलबा और पत्थर गिरने से जानमाल का भी डर बना हुआ है। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग के अलावा वैकल्पिक मार्ग की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में किमाड़ी हाथी पांव मोटर मार्ग का निर्माण करवाया गया था, जो आज रखरखाव के अभाव में खस्ता हाल हो चुका है, जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। उन्होंने पालिका अध्यक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि झड़ीपानी कोल्हू खेत मार्ग भी वैकल्पिक मार्ग के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन पालिका अध्यक्ष की लापरवाही के चलते ये मार्ग भी खस्ता हाल हो चुका है। कल शाम को हम हरिद्वार आए थे और कल शाम 8 बजे से बहुत बारिश गिरना शुरू हुआ है। आज सुबह गाड़ी लेकर हम मैसूरी आए हैं और बारिश के हिसाब से यहाँ थोड़ा मोटा रास्ता ब्लॉक है और ब्लॉक रास्ते के हिसाब से हम अभी यहाँ ट्रैफिक में जमा खड़े हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग यहाँ? अभी हम लोग 15 या 20 मिनट से खड़े हैं, लेकिन प्रशासन कुछ रास्ता जाम है उसको साफ करने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।